भी करेंगे और बात बड़ी बड़ी वाजिब है भाई। पद्म पुरस्कार का क्या, अगर आप एक पेड़ को लेकर के अगर आप एक बात नहीं बोल पाते, ऐसे पुरस्कारों का लानत है। सवाल पूछा जाना चाहिए कि आपको पुरस्कार भी मिला है, आपको इसके लिए सम्मानित किया गया पर्यावरणविद है, तो आप होते कहाँ हैं जब असली मुख्य मुद्दा होता है पेड़ कटाने का? बहुत बहुत धन्यवाद ईरा, और बहुत बहुत धन्यवाद साथियों आप यहाँ पर आए। ये एक तो खैर हम मुद्दा जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं तो खैर वो बात हो चुकी है, लेकिन इसके साथ में जब हम इस को देख रहे हैं तो ये बात भी उल्लेखनीय है कि ये सिर्फ जंगल नहीं है, जिसका हिमांशु ने भी कई बार जिक्र किया, ये एक एलिफेंट कॉरिडोर भी है, ये एक नोटिफाइड एलिफेंट कॉरिडोर है। तो हम जिस इलाके की बात कर रहे हैं देहरादून जिले के, वो जंगल के साथ में एक एलिफेंट कॉरिडोर भी है। उसी के साथ में एक ये बात भी बोली जा रही है कि जो 7 मोड़ है वहां पर रोड एक्सीडेंट होते हैं, इसलिए उसको सीधा किया जाना है। इसको लेकर के हमारा सवाल भी है और तर्क भी है कि उत्तराखंड राज्य में तो लगभग 80% जो है वो घुमावदार सड़कें हैं। तो क्या सरकार ये चाहेगी कि आने वाले समय में पूरे उत्तराखंड राज्य में जितनी घुमावदार सड़कें हैं वहां पर जो है NHAI के सहयोग से या PWD के सहयोग से सभी इन पहाड़ियों को तोड़ करके सड़कों को सीधा किया जाएगा? ये भी अपने आप में एक सवाल है। इसके साथ में जो तीसरी बात जो जुड़ी हुई है, वन विभाग का आप इतिहास खंगाल लीजिएगा। हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप उत्तराखंड वन विभाग से भी जाके अगर बात करेंगे, बरसातों में कभी भी जंगलों को नहीं काटा जाता है, बरसातों में जंगलों को कभी नहीं काटा जाता है। ऐसा कौन सा त्राहिमाम मार रखा है इस समय NHAI को और वन विभाग को कि जब बरसात का सीजन शुरू हो गया है कि उन्हें इन पेड़ों को काटने की, इस जंगल को काटने की आवश्यकता पड़। हम इस बात का पुरजोर विरोध इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कर रहे हैं और ये सवाल भी कर रहे हैं, क्योंकि हमें इसमें कहीं ना कहीं इस हरेला के समय में इस हरियाली के खिलाफ एक साजिश, उसकी बू आ रही है। ये हरेला में हरियाली के खिलाफ अन्याय है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। कारण क्या है कि मॉनसून में जंगल इसलिए नहीं काटे जाते क्योंकि उस समय मानवीय क्षति होने का ज्यादा खतरा रहता है। तो ये जो है ये पूरा बरसात में आप क्यों कर रहे हैं? इसी के साथ में जब हम एलिफेंट कॉरिडोर की बात करेंगे, और ये हमारा चौथा बिंदु है, वो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। आप सभी लोग जो हैं इसी राज्य के नागरिक हैं और आप और हम सबको पता है कि मानव वन्य जीव संघर्ष में उत्तराखंड राज्य में विशेष तौर से 15 नवंबर के बाद में जो बड़ा इजाफा आया है, और इस वर्ष 2026 में 36 लोगों की मौत हो चुकी है। उसके अलावा कई लोग जो हैं घायल भी हो रहे हैं। इकोनॉमी और इकोलॉजी पर भी हम सवाल उठा रहे हैं कि ये किस किस्म की इकोनॉमी और इकोलॉजी की यहां पर बात हो रही है। विषय से थोड़ा हटते हुए आपके संज्ञान में लाना चाहेंगे, आप में से किसी की भी रुचि होगी, ये एक RTI है। RTI के माध्यम से जवाब मिला है कि जब से उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ है 46,203 हेक्टेयर जंगल को विकास के नाम पर साफ किया गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि प्रतिदिन उत्तराखंड राज्य में 5 हेक्टेयर का मतलब देहरादून की भाषा में 65 बीघा जंगल उत्तराखंड राज्य में प्रतिदिन पिछले 26 वर्षों में साफ हुआ है। तो ये कौन सी इकोनॉमी और कौन सी इकोलॉजी हो गई? ये अगर नाली की बात करें, 250 नाली से ज्यादा है, 250 नाली से ज्यादा जंगल उत्तराखंड राज्य में पिछले 25-26 वर्षों में प्रतिदिन, मैं इस बात को दोहरा रहा हूं। और इसमें भी इस 46,203 हेक्टेयर में 47% जो जंगल साफ हुआ है वो इसी देहरादून जिले में हुआ है। सर्वाधिक बर्बादी जो हुई है वो देहरादून जिले में हुई है। तो इसके खैर बहुत सारे पहलू हैं, हम विषय से हट जाएंगे, लेकिन ये आपकी नॉलेज में यहां पर मैं इस बात को लाना चाहते थे। तो ये 5 या 6 चीजें और जल जंगल जमीन के पूरे मुद्दे, आज हम चुनाव को लेकर बात नहीं करेंगे, लेकिन अंततः ये चीजें जाकर के चुनावी राजनीति का भी हिस्सा बनेंगी, उसको हम वहां पर लाएंगे। लेकिन आज का जो मुख्य बिंदु था वो जो हमारा जो कानूनी पक्ष जो हमारे छोटे भाई हिमांशु ने यहां पर रखा, और उसमें बात सबसे महत्वपूर्ण यही है, आपको कोई सेट चाहिए होंगे, हमारे पास आपके लिए पूरे सेट बने हुए हैं, क्योंकि वो महत्वपूर्ण बात है। मैं आप लोगों की अनुमति के साथ में उसको संक्षेप में दोहराना चाहूंगा। जैसा आपने कहा कि ये कोर्ट की जो प्रक्रिया है लंबी चली थी, लेकिन इसमें 2 सबसे उल्लेखनीय जो ऑर्डर आए, एक 9 जनवरी 2026 को फाइनल ऑर्डर, और उस फाइनल ऑर्डर में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने 2 चीजों का जिक्र किया। उन्होंने मद्दूमलाई, ये मद्दूमलाई तमिलनाडु राज्य में एक टाइगर रिजर्व है, तो उसका प्रकरण था, उसको लेकर के, एलिफेंट कॉरिडोर को लेकर के, और अगर आप में से किसी की रुचि होगी वो भी हमारे सामने यहाँ पर पूरे पन्ने पड़े हुए हैं। और उसके साथ में जिसका आपने अनीता कंडवाल जी का केस का जिक्र किया, वो ऋषिकेश के पशु रोग वाला मामला है, जिसको आप भली भांति परिचित हैं, जंगल वाला। तो ये सारी बातें इनका संज्ञान लेते हुए हाई कोर्ट ने कहा था कि हम इस केस को यहाँ पे डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं। हाई कोर्ट ने कहीं पर भी NHAI को स्वीकृति नहीं दी थी।
आपके माध्यम से, चूंकि आप बड़े ऑफ कोर्स संवेदनशील भी हैं और मेहनती भी हैं, तो आपसे हमारा निवेदन रहेगा कि अगर आप NHAI का पक्ष लेने जाते हैं तो आप अगर कृपया कर उनसे पूछेंगे कि आप हमें यह दिखाइए कि आपको कहां से स्वीकृति मिली है, आपको भी कहां से स्वीकृति मिली है, किसने आपको स्वीकृति दी है? क्या उत्तराखंड के वन विभाग की स्वीकृति जो है वो उत्तराखंड के हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हो गई है? तो कटघरे में उत्तराखंड का वन निगम, ये वन जो है महकमा भी खड़ा हुआ है। तो ये कुछ कुछ मुख्य बिंदु थे, आप लोग आए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक और इसमें महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि आपको NHAI परमिशन दिखाने के अलावा जिन लोगों का ये केस है, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का भी मामला बनता है। तो इसको भी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ऑफिस है और उसके साथ में ही काला दिवस जो आपने हरेला का कहा उसको भी हम लोग मनाएंगे। अगर बहुत कुछ बहुत सवाल पूछना चाहें तो सब यही आप पूछ सकते हैं। बहुत लगा रहे हैं, इसका निदान क्या है? आपने बहुत शानदार सवाल पूछा। RTI में वो भी था, उसमें RTI का वो जवाब नहीं दिया, उनसे ये पूछा था। ये भी सवाल है, इस RTI की आप फोटोकॉपी ले सकते हैं। इसमें 5 सवाल लगे थे, चौथा और 5वां सवाल यही था कि आप ये बता दीजिए कि कितने हेक्टेयर में कॉम्पेंसेटरी एफॉरेस्टेशन हुआ और 9 नवंबर के बाद कहां हुआ और उसका सर्वाइवल कितना है। खाली बात ये नहीं आपने कितने लगाए, वो बच कितने रहे। तो बाकी को तो जवाब दे दिया। चौथे और 5वें बिंदु का कहा उक्त बिंदु की सूचना इस कार्यालय में धारित नहीं है। लेकिन जो हमारा एग्जाम्पल, हमारा जो वो रहा है तजुर्बा, जो हमने वन विभाग से कई बार बात भी हुई, पूरा सीए प्लांट में 10 से 15% ही सर्वाइवल रेट है। और जो इसमें कहा कि हम 700 पेड़ ट्रांसप्लांट करेंगे भानियावाला और ऋषिकेश में, मतलब आपने देखा सहस्त्रधारा में ट्रांसप्लांट हुए पेड़, एक भी पेड़ नहीं बचा, एक भी पेड़ नहीं। एक तो बचता, 900 पेड़ ट्रांसप्लांट हुए थे, एक भी नहीं बचा। यहाँ के 700 होंगे। कोर्ट ने खुद कहा कि मुझे ट्रांसप्लांट का, वहां जयराज जी थे PCC पूर्व, उन्होंने कहा कि भाई साहब मैं देख के आया, ये अपना आप भी देखते हैं स्पोर्ट्स कॉलेज के सामने, एक भी पेड़ नहीं बचा। तो ट्रांसप्लांटेशन तो एक बहुत बड़ा झूठ फैला रहे हैं ये। और जो ये कॉम्पनसेटरी एफोरेस्टेशन करते हैं उस पर भी कुछ सर्वाइवल रेट 10 से 15% हार्डली। हम भी पेड़ लगाते रहते हैं, हम देखते हैं कि नहीं देखभाल हो पाती है, नहीं उस हिसाब से। आज कल वैसा माहौल भी नहीं। कैग की भी रिपोर्ट आई थी पिछले साल। रिपोर्ट, हाँ कैग की रिपोर्ट बेसिकली 10 से 15% उसने बोला। पर्यावरण के नाम पे बहुत सारे के पर्यावरण वो तो राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार भी हैं, लेकिन जब भी पर्यावरण में बात होती है वो पर्यावरण क्या मानते हैं कि आजकल मुझसे ज्यादा बेहतर आप इस बात को जानते हैं। आपका ज्यादा जो है लोगों के साथ में उठना बैठना रहता है, आप समाज को हमसे कहीं ज्यादा देखते हैं। तो हम ये चाहेंगे कि जब अब हरेला का भी विषय आ रहा है, 25 साल उत्तराखंड राज्य को हो गए, तो इन पुरस्कारों से उत्तराखंड को क्या मिला, इसकी अगर आप गहन जांच पड़ताल करेंगे तो आप उत्तराखंड के साथ में एक बहुत बड़ा ये बात उसकी मदद भी करेंगे। और बात बड़ी वाजिब है भाई, पद्म पुरस्कार का क्या, अगर आप एक पेड़ को लेकर के अगर आप एक बात नहीं बोल पाते, ऐसे पुरस्कारों का लानत है इनको। उनसे सवाल पूछा जाना चाहिए कि आपको पुरस्कार भी मिला है, आपको इसके लिए सम्मानित किया गया पर्यावरणविद है, तो आप होते कहाँ हैं जब पेड़, जब असली मुख्य मुद्दा होता है पेड़ कटान का, तब कहाँ होते हैं?